अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, अपनी बुक्स खोलें। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 7 ऑफ इस 10th क्लास। पेज नंबर 10 पे हम पिछले लेक्चर में हम डिस्कस किया था कि टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स क्या होती हैं, और उससे नीचे हमारे पास टॉपिक है वेव्स एज कैरियर्स ऑफ एनर्जी। ये लॉन्ग क्वेश्चन हमारे पास आता है, दो टॉपिक्स को मिला के वो क्वेश्चन देता है लॉन्ग क्वेश्चन। एक्सप्लेन वेव्स एज कैरियर्स ऑफ एनर्जी, ऑल्सो डिराइव वेव इक्वेशन। ये हमारे पास है वेव इक्वेशन पेज नंबर 11 पे। तो आज हम इस टॉपिक को एक्सप्लेन करेंगे कि हमारे पास वेव्स एज कैरियर्स ऑफ एनर्जी का क्या मतलब है और वेव इक्वेशन क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेव्स एज कैरियर्स ऑफ एनर्जी, नाम से जाहिर है कि जो वेव है वो हमें पता है कि क्या करती है, एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करती है। 9th क्लास में हमने पढ़ा था कि 3 तरह से एनर्जी ट्रांसफर होती है। हीट ट्रांसफर हो सकती है, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी ट्रांसफर हो सकती है। कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। जो सन है उससे हम तक जो रोशनी पहुंच रही है, हीट पहुंच रही है, लाइट और हीट पहुंच रही है, वो इन द फॉर्म ऑफ वेव्स आ रही है। तो ये हमारे पास सबसे बड़ी एग्जांपल है कि हमारे पास जो वेव्स हैं वो एनर्जी को ट्रांसफर करवाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं। इसी तरह जो हमारे पास वाटर वेव्स हैं, अगर आप एक पॉइंट की एग्जांपल लें, आप कोई भी एक ऑब्जेक्ट रखें उसके एक एंड पे और फिर आप उसमें डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस करवाएं, तो वो जो ऑब्जेक्ट है वो वेव्स उसको दूसरे किनारे पे ले जाएंगे। तो वेव्स हमारे पास क्या करते हैं, एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करते हैं। पढ़ना शुरू करेंगे। जो फर्स्ट पैराग्राफ उसकी फर्स्ट लाइन जस्ट हमने अंडरलाइन करनी है फिलहाल। एनर्जी कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर थ्रू वेव्स। हमें पता है कि सन से हम तक जो एनर्जी है वो हमारे पास आ रही है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्यों होती है, मैंने बताया था कि दरमियान में वैक्यूम होता है, लेकिन वो जो लाइट वेव्स है वो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, तो वो वहाँ से ट्रेवल कर जाती हैं। फिर आप दूसरे पैराग्राफ पे आ जाएंगे। द अमाउंट ऑफ एनर्जी कैरिड बाय द वेव डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस ऑफ द स्ट्रेस्ड वेव फ्रॉम इट्स रेस्ट पोजिशन। दैट इज द एनर्जी इन अ वेव डिपेंड्स ऑन द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। अंडरलाइन करते जाएं। If we give more energy per second to produce wave of higher frequency, the wave delivers more energy per second to the particles of the wave। कह सकते हैं। क्या मतलब है इसका? सिंपल पेंडुलम की एग्जांपल हमने ली थी, मैथ अटैच जो स्प्रिंग की एग्जांपल हमने ली थी, बार एंड बोर्ड सिस्टम की एग्जांपल हमने ली थी। सिंपल पेंडुलम की एग्जांपल मैं कोड करता हूँ यहाँ पे। अगर सिंपल पेंडुलम में हमारे पास जब हम बॉडी को लेके गए थे राइट साइड पे, एम्पलीट्यूड हमारा जो था, अगर मैं फिगर बना दो जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन हो जाएगा। हमारे पास बाब हो गया, हमने फिर से फिक्स कर दिया। फर्ज करें कि मैं बाब को लेके गया यहाँ पे पहली दफ़ा, फिर मैंने क्या किया, अगली दफ़ा बाब को मैं ले गया यहाँ पे। तो इन दोनों केसेस में हमारे पास डिस्प्लेसमेंट कौन से केस में ज़्यादा है, दूसरे केस में ज़्यादा है। और जब मैं इसको यहाँ से छोड़ूंगा तो बॉडी इतना ही डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा टूवर्ड्स द लेफ्ट साइड। तो जो हमारी वेव बनेगी, जो हमारी जो वाइब्रेशन है, उसका एम्पलीट्यूड क्या है, ज़्यादा है। तो अगर हम खुद एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी जो हम खुद प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर किसी भी बॉडी को प्रोवाइड करते हैं, वो डिपेंड हमारे पास किस पे कर रही होती है, ऑन द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। अगर हम कम फोर्स लगाएंगे, जो वेव है हमारे पास बनेगी, जो वेव बनेगी वाइब्रेशन से, वेव जो बनेगी डिस्टर्बेंस से, उसका एम्पलीट्यूड कम होगा। अगर हम ज़्यादा एनर्जी देंगे तो हमारे पास एम्पलीट्यूड भी ज़्यादा होगा। तो जो वेव की एनर्जी है वो अल्टीमेटली किस बात पे डिपेंड करती है, ऑन द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। ये बॉडी का मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट कितना है। अगर हम उसको स्टार्ट में ज़्यादा एनर्जी देंगे तो हमारे पास जो वेव बनेगी, वाइब्रेशन जो मिलके एक वेव बनाएंगी, उसकी भी फ्रीक्वेंसी हमारे पास, उसकी जो एनर्जी हमारी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, और फ्रीक्वेंसी होने से हमारे पास एनर्जी ज़्यादा होगी। फ्रीक्वेंसी हमें पता था कि क्या होती है, द नंबर ऑफ वेव पासिंग थ्रू पॉइंट इन 1 सेकंड। तो एक एरिया से, पर्टिकुलर एरिया से जितनी वेव ज़्यादा गुजरेंगी उनकी हमारे पास एनर्जी भी ज़्यादा होगी। लेकिन अभी हम आगे जाके पढ़ेंगे कि हमारे पास रिलेशन क्या होता है वेलोसिटी ऑफ द वेव का, एनर्जी ऑफ द वेव का, फ्रीक्वेंसी का, जो वेव लेंथ है हमारे पास, उसको हम बोलते हैं वेव इक्वेशन। तो इस टॉपिक में कुछ खास नहीं था, जस्ट हमने ये देखना था एग्जांपल से। आप ये इसमें एग्जांपल कोड कर सकते हैं कि हमारे पास जो
सूर्य से रोशनी पहुंच रही है, वो हमारे पास वेव्स लेके आ रही है, तो वो एनर्जी कैरी हमारे पास हीट और लाइट की जो एनर्जी है वो हमारे हम तक कैरी करके लेके आ रही है। इसी तरह आप वो कौन के एग्जांपल दे सकते हैं कि पानी में अगर आप डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस करवाएंगे तो वो कोई ऑब्जेक्ट रखेंगे आप, तो आप उसको दूसरे किनारे तक ले जाएगा। इस तरह की एग्जाम्पल कर सकते हैं इसमें। और आपको ये बात याद रखनी है कि हम जितनी एनर्जी प्रोवाइड करेंगे किसी भी बॉडी को अपनी मैकेनिकल एनर्जी, उसी बात पे डिपेंड करेगा कि हमारे पास वेव का कितना एम्पलीट्यूड बनता है, और जितना बॉडी वेव का एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा उतना ही हमारे पास एनर्जी वेव की ज़्यादा होगी। तो पेज नंबर 11 पे आते हैं, वो है जी डिराइव। इसके ऊपर आप क्वेश्चन अलग शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं इसके ऊपर कि डिराइव वेव इक्वेशन, रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी फ्रीक्वेंसी एंड वेव लेंथ। रिलेशन क्या होता है, हम रिलेशन को भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। 3 चीज़ों के दरमियान हमने रिलेशन पढ़ना है। पहली है हमारे पास वेलोसिटी, दूसरी चीज है हमारे पास फ्रीक्वेंसी, और तीसरी है हमारे पास वेवलेंथ। वेलोसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं v से, स्मॉल v से, फ्रीक्वेंसी को f से, और वेवलेंथ को लैम्डा से। अच्छा जी, अंडरलाइन कर लें इसको। Wave is a disturbance in a medium which travels from one place to another and hence has a specific velocity of traveling. This is called the velocity of the wave, which is defined by velocity is equal to displacement over time or distance over time, v is equal to d over t. If time taken by the wave in moving from one point to another is equal to its time period, then the distance covered by the wave will be equal to 1 wavelength. Hence we can write v is equal to lambda over t, but t is equal to 1 over f. सो v इज इक्वल टू एफ डॉट जी। आखिर में इक्वेशन इसको हम बोलते हैं वेव इक्वेशन। यहाँ तक आपने इसको अंडरलाइन कर लेना। आखिरी जो इक्वेशन है इसको ब्लॉक बना लें। अच्छा जी, तो वेव हमें पता है किसी भी मीडियम में क्या है, एक डिस्टर्बेंस है। और वेव का जब भी हम जिक्र करते हैं तो ये एनर्जी को कैरी करता है, एनर्जी को ट्रांसफर करता है। वेव मोशन का हम जिक्र करते हैं तो मतलब क्या हुआ कि वेव हमारे पास डिस्टर्बेंस है किसी भी मीडियम में जो कि ट्रैवल करती है। ट्रैवल कोई भी चीज़ करती है तो उसकी कोई ना कोई वेलोसिटी होती है, कोई ना कोई स्पीड होती है। 9th क्लास में हमने फार्मूला पढ़ा था कि हमारे पास वेलोसिटी का या स्पीड का फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस कवर्ड बाय टाइम टेकन। लेकिन ये तो हमारे पास तमाम बॉडीज के लिए, लेकिन जब हम पर्टिकुलर वेव के लिए बात करते हैं तो फिर क्या होता है। अगर हम वेव की बात करें तो जो वेव की स्पीड है उसको तो हम रिप्रेजेंट करेंगे v से ही। और जब हम वेव इक्वेशन डिराइव करेंगे इसमें हमने जो टाइम लेना है वो हमने लेना है एक वाइब्रेशन का, और एक वाइब्रेशन का टाइम पीरियड हमारे पास क्या होता है, एक वाइब्रेशन का टाइम हमारे पास क्या कहलाता है, टाइम पीरियड। और एक वाइब्रेशन अगर हम ले रहे हैं तो हमें पता है कि जो एक वेव है, जो एक वेवलेंथ हमारे पास वो बनती है। अगर हम लॉन्गिट्यूडल वेव की बात करें तो कंजर्वेटिव कंप्रेशन रेट फ्रीक्वेंसी, अगर हम ट्रांसवर्स वेव की बात करें तो 2 कंजर्वेटिव क्रॉस से या ट्रफ से। तो हमारे पास जो वन वेव लेंथ है वो हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, विद हेल्प ऑफ लैम्डा। तो वेव के केस में हमारे पास ये जो फार्मूला है डिस्टेंस कवर्ड बाय टाइम टेकन, वो डी हमारे पास जो डिस्टेंस है वो हमारे पास रिप्लेस हो जाता है लैम्डा से, क्योंकि हमारे पास ये डिस्टेंस बताता है हमारे पास जो पार्टिकल्स होते हैं। अगर लॉन्गिट्यूड वेव है कंप्रेशन के बारे में, अगर ट्रांसफर है तो क्रॉस या ट्रफ के बारे में। और जो टाइम है वो हमारे पास रिप्लेस हो जाता है टाइम पीरियड से, क्योंकि जब हम वेव की बात करते हैं तो हम एक वाइब्रेशन की बात करते हैं और एक वाइब्रेशन के टाइम को हम बोलते हैं टाइम पीरियड। तो v हमारे पास हो गया लैम्डा ओवर t। इसको हम लिख सकते हैं v इज इक्वल टू, छोटी सी डेरिवेशन है कोई घबराने की जरूरत नहीं है, लैम्डा इंटू 1 ओवर t। जहां पे आपने फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन पढ़ी थी, आ जाएंगे पेज नंबर 6 पे। द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस और साइकिल्स ऑफ ए वाइब्रेटिंग बॉडी इन 1 सेकंड इज कॉल्ड इट्स फ्रीक्वेंसी। इट इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, दैट इज f इज इक्वल टू 1 ओवर t। कि हमारे पास फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का रिलेशन क्या होता है, इनवर्स रिलेशन होता है, f इज इक्वल टू 1 ओवर t। तो इस इक्वेशन को आप देखें, v इज इक्वल टू हमारे पास लैम्डा इनटू 1 ओवर t, v विल बी इक्वल टू लैम्डा और 1 ओवर t हमारे पास किसके इक्वल होता है, f के इक्वल होता है। अगर हम इसको रेंज करके लिखूं इस तरह लिखा है तो हमारे पास मल्टीप्लाई होने में फर्क नहीं पड़ता। v इज इक्वल टू हमारे पास हो जाता है f लैम्डा। इसको हम बोलते हैं वेव इक्वेशन, वेयर v इज velocity of the wave
एफ इज फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव एंड लैम्डा इज द वेव लेंथ ऑफ द वेव। तो ये छोटी सी डेरिवेशन थी। अच्छा, अब वो बात जो यहाँ पे लिखी नहीं हुई लेकिन आपको बताना जरूरी है क्योंकि आगे आपको काम आएगी। वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी और जो वेव लेंथ का आपस में रिलेशन क्या है। अगर एक वेव है उसकी लेंथ ज्यादा है, मतलब कि वेव लेंथ हमारे पास ज्यादा, डिस्टेंस बिटवीन कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन, टू कंसेक्यूटिव कंप्रेशंस और टू कंसेक्यूटिव रेयरफेक्शन ज्यादा है, या डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट एंड टू कंसेक्यूटिव ट्रफ ज्यादा है, तो हमारे पास जाहिर सी बात है कि वो जो वेव है उसकी लंबाई बहुत ज्यादा है। तो जब वो किसी भी एरिया से गुजरेंगी हमारे पास वेव, तो ज्यादा टाइम लेंगी हमारे पास। ज्यादा टाइम लेने की वजह से वो जो किसी भी खास एरिया से गुजर रही होंगी, तो जो उनकी तादाद होगी वो हमारे पास घट जाएगी। किसके मुकाबले में? ऐसी वेव के मुकाबले में जिनकी वेवलेंथ कम है। उसके मुकाबले में अगर फर्ज करें एक वेवलेंथ है हमारे पास, एक वेव गुजर रही है जिसकी वेवलेंथ है हमारे पास 5 सेंटीमीटर, किसी भी एरिया से गुजर रही है, और वो इसके मुकाबले में हमारे पास 5 और वेव्स हैं जिनकी वेवलेंथ 1 सेंटीमीटर, तो वो 5 वेव्स आपके पास गुजर जाएंगी किसी भी खास एरिया से, तो उसकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो जितनी ज्यादा हमारे पास वेवलेंथ होगी उतनी कम हो जाती है फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का हमारे पास रिलेशन क्या आ गया? इनवर्स रिलेशन आ गया। आप रिलेशन से भी देख सकते हैं कि हमारे पास v इक्वल टू क्या होता है? एफ लैम्डा। अब ये जो लैम्डा इधर आगे क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई इधर आगे क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। या आप फ्रीक्वेंसी को भी ले जा सकते हैं, लैम्डा को इधर रख सकते हैं। बात दोबारा सुनिएगा कि अगर आपके पास वेव की लेंथ ज्यादा है तो वो कम वेव्स पास करेंगी ऑब्वियसली किसी भी एरिया से, जिसकी वजह से जो तादाद है कम वेव्स पास कर सकेंगे 1 सेकंड में, जिसकी वजह से जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या करेगी? घट जाएगी। इसके मुकाबले में अगर कोई वेव है जिसकी लेंथ बहुत कम है तो वो 1 सेकंड में बहुत ज्यादा गुजर जाएंगी किसी भी एरिया से, जिसकी वजह से उसकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास हो जाएगी ज्यादा। और जो वेव लेंथ हमारे पास अगर कम है किसी भी बॉडी की, तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से फ्रीक्वेंसी अगर ज्यादा होगी किसी भी बॉडी की, मतलब उसका ये क्या शो करता है कि हमारे पास उस बॉडी की वेलोसिटी भी क्या है? ज्यादा है। क्योंकि वहां पे क्यों ज्यादा होती है? अगर हम बेसिक रीजन में जाए, क्योंकि वहां पे हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम होते हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम है तो हमारे पास वो तेजी से मूव करेंगे एज कम्पेयर टू द वेव विद हायर वेव। तो ये था हमारे पास टॉपिक वेव्स एज स्केल्स ऑफ एनर्जी, एंड साथ हमारे पास जो उसका सब टॉपिक था, सब टॉपिक को नहीं कह सकते, एक अलग ही टॉपिक हमारे पास आता है जो कि होता है डिराइव वेव। छोटी सी इसकी डेरिवेशन है, इसकी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो इंशाल्लाह आप नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा लेक्चर नंबर 8 होगा वो हमारा लास्ट लेक्चर होगा इस चैप्टर का, जो कि जिसमें हम डिस्कस करेंगे अबाउट ट्रिपल टेक। थैंक यू।